ये क्वेश्चन NCERT का है, पेज नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 1.3। देखो आपसे क्या पूछा कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब एक कप अगर आपको पानी है, एक कप वाटर है, तो उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको थोड़ा बेसिक से हम लोग समझते हैं। अगर सिर्फ एक वाटर होता तो आपसे पूछते उसमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना होता है 10 ही, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन है तो उस एक हाइड्रोजन का मतलब कितना, उसमें एक वाटर है तो उसमें कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, और 2 हाइड्रोजन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो देखोगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होगा। समझ आ रहा है ना। तो चार्ज हम लोग कैसे निकालते, N इंटू ई ना। तो N यहाँ कितना था 10, तो 10 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होता। पर सिर्फ ये कब होता, जब सिर्फ एक वाटर होता। लेकिन आपको 1 कप वाटर दिया है, पर यहाँ एक चीज़ और है, एक कप वाटर का कितना मास होगा वो भी नहीं दिया। तो हम लोग कुछ मान लेते, एक कप जो वाटर है उसका मास ऑफ अ कप वाटर, मास ऑफ 1 कप वाटर, 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 180 ग्राम। समझ आ रहा है ना। अब देखो एक कप वाटर है तो एक कप वाटर में कितने मतलब मोलिक्यूल्स होगा। अगर आप मोलिक्यूल्स निकाल लिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास कितने, तो बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो एक कप के हमने मास कितने मान लिए, इतना। तो अगर मान लो इसमें नंबर्स ऑफ मोल निकालोगे तो कितना होगा 180/18, क्योंकि वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 18 होता है। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग मोलिक्यूल्स इसमें निकाल ले, तो मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हो, नंबर्स ऑफ मोल इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि एक मोल्स में कितने होते हैं मोलिक्यूल्स, 6.02 इंटू 10⁻23। समझ आ रहा है ना। वो एक नंबर है, उतना इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, उतना प्रोटॉन भी होगा, सब होगा उतना। तो 1 इससे डिवीजन करोगे तो लगभग 10 बचेगा। 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, इतना प्रोटॉन भी होगा, एक मतलब 10 मोल में। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ वो टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसका फार्मूला क्या होता है, N इंटू ई। एन कितना है, मतलब इतना इंटू 10, क्योंकि 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन भी है। तो 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू कितना 10 ई, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ रख ही देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹90 कूलम। ये ई है, ये जो है ये ई है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ये 10 2 25 होगा, 25 19 जाएगा तो 6.02 लगभग अप्रोक्सीमेटली। इसको अगर लिखोगे तो बेसिकली इसको आप अगर अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहोगे तो पहले इधर देखते कितना होता है, 10⁻23, 10⁻24, 25 और ये 19 जाएगा तो 10⁻6 कूलम में आएगा।
देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 10 के पास वो भी होगा, अप्रोक्सीमेशन 10 ही होता है, तो लगभग ये हो जाएगा 10⁻7 कूलम। इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही क्या होगा निगेटिव चार्ज भी इतना ही होगा। टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू -10⁻7 कूलम। आपकी मर्जी है। देखो ये आंसर जो है ना आपको डिपेंड करेगा कि आप वाटर का मास कितना लिए हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टीज होगा और इसी के वेस्ट पे सारे चैप्टर भी मतलब अपने कैटेगरी में आ जाएगा। देखो लास्ट क्या है, अगर मान लो हम लोग चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के बारे में ही सीखेंगे, जो भी होगा चार्ज, समझ आ रहा है ना, चार्ज का ही अध्ययन हम लोग पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या चार्ज, अगर कोई चार्ज है तो क्या वो चार्ज रेस्ट में हो सकता है? क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है? क्या वो एक्सेलरेट हो सकता है? ये चीज़ हम लोग 11th में भी सीखे थे। अगर कोई पार्टिकल है तो रेस्ट में होगा तब क्या होगा, चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, और एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा। उसी तरह से बात यहाँ समझो, हम लोग 12 में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें टोटली किसके अबाउट पढ़ेंगे, चार्ज के अबाउट। तो चार्ज क्या रेस्ट में आ सकता है? तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो क्या हो, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, क्या हो सकता है ऐसा? या दूसरी बात, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या चार्ज एक्सेलरेट, चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट कर जाए। समझ आ रहा है ना? तो बेसिकली अगर चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, या चार्ज क्या करे, मूविंग करे, कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या चार्ज एक्सेलरेट करे, तो इसी के बेसिस पे चैप्टर को बनाया गया है। देखो चार्ज अगर रेस्ट में हो ना, चार्ज क्या हो अगर रेस्ट में हो, तो हम लोग यहाँ चैप्टर जो पढ़ते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज क्या हो, इज एट रेस्ट, तो हम लोग जो यहाँ चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा कैपेसिटर, दो ही चैप्टर यहाँ है। जब चार्ज रेस्ट पे हो तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ आ रहा है ना? मतलब वहाँ जो हम लोग जैसे कि चार्ज इज एट रेस्ट पे हो तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसके ऊपर। समझ आ रहा है ना? तो पर वो कहाँ पर होगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कैपेसिटर में। दूसरा देखो, अगर चार्ज क्या करे, मूविंग करे, कैसे, विथ चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज मतलब चलना चालू कर दे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ कौन कौन से चैप्टर बनते हैं, यही सबसे ज़्यादा चैप्टर है। तो वहाँ पहला जो फर्स्ट जो चैप्टर बने वो बनेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ आ रहा है ना? दूसरा बनेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग जानेंगे वहाँ ये क्या होता है, मतलब पहला क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और तीसरा जो बनेगा वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता हम लोग वहां उस चैप्टर में जान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या पढ़ेंगे स्पेशल उस चैप्टर में सर।
और इस मतलब चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी में जो लास्ट होगा वो होगा अल्टरनेटिंग करंट। नेटिंग करंट, समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली चार्ज क्या करे, मूविंग करे कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो ये सब प्रोड्यूस मतलब इतनी चीज मतलब वो कर सकता है। अगर रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कैपेसिटर, मेरा कहने का मतलब है रेस्ट पे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सब क्रिएट करता है, जो हम लोग आगे सब समझेंगे। हाँ लास्ट, अगर देखो चार्ज क्या करे, एक्सलरेट कर दे चार्ज को, तो बेसिकली वहाँ एक ही चैप्टर बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन भी आया है नीट में कि चार्ज अगर एक्सलरेट हो तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है ना। तो वो उसी के नाम पे ये चैप्टर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। LECTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ही चैप्टर है। अगर मान लो चार्ज को एक्सलेट कर दिया जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी के बेस पे क्या है, ये चैप्टर भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, लगभग 8 चैप्टर पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर, जिससे क्या होता है 12 का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो ख़त्म हो जाता है यहीं पे। समझ आ रहा है ना। तो आप क्या करो, इसको अच्छे से लिखो। हम लोग मतलब शुरू करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग अभी सीखेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वॉल्यूम का। अभी हम लोग इसके पहले सीखे थे सब, और उसके डिटेल्स के अनुसार ये फर्स्ट चैप्टर हमारा था। देखो इसमें अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है, और उसको फिर यहाँ अगर देखो, हर किसी चैप्टर का जो मेन चीज़ होता है ना, वो उसके नाम में ज़रूर छुपा होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो 2 वर्ड दिख रहा है आपको, अगर इसको अगर कट करोगे तो एक इलेक्ट्रो बनेगा, फिर इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक ना। तो हम तो बोले थे पहले, ये इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इस स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। समझ आ रहा है ना। फिर से अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को अगर बीचों बीच काटोगे तो 2 बनेगा, एक इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। अब देखो इसके ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज ना, प्लस रेस्ट। नाम से ही स्पष्ट, हमने जो चैप्टर लिखे थे उसके, अब ये अगर कोई बच्चा भी अगर इस चीज़ को रीड करे, चार्ज प्लस रेस्ट, मतलब इसका मतलब क्या हो, चार्ज कहाँ है, रेस्ट पे है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर अभी हम लोग शुरू किए उसमें, तो बेसिकली ये चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो भी हम लोग कहानी करेंगे, बेसिकली जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर 2 चैप्टर का नाम लिखे, दोनों एक ही है, ऐसे समझो। तो हमने मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम लोग देखें तो क्या क्या मतलब चार्ज की पोजीशन क्या होगा, हमेशा रेस्ट पे होगा। और वो रेस्ट पे जो प्रोड्यूस करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और भी काफ़ी चीज़, समझ आ रहा है ना, वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट
मतलब अब जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को रेस्ट में रखेंगे। हाँ आप चला सकते हो जैसे 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड से। देखो ये रेस्ट करने का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में ये रेस्ट पे होगा ना। ऐसे नहीं कि मतलब 100 किलोमीटर से नहीं चलता, चल सकता है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि ये सब कब असर करता है, जब स्पीड ऑफ लाइट से चलना चालू करे तब ये करंट प्रोड्यूस करता है। ऐसे नहीं कि मतलब 50 मीटर पर सेकेंड से हमने चार्ज को फेंक दिया और वो करंट प्रोड्यूस करे या मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं होता। वो कब करेगा, जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में चलना चालू करेगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट जो लिखा है, इसमें अगर आप अच्छे से गौर से समझोगे तो ये रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव है, स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव। ये बात ध्यान में रखना। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली दो लॉ है, एक कूलॉम्स लॉ और दूसरा गॉस लॉ। आप ऐसे समझो कि इसी मतलब दोनों लॉ के इर्द गिर्द ये पूरे चैप्टर है। समझ आ रहा है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। और मैं बोल रहा हूँ कि लॉ है तो लॉ का मतलब आप लोग समझते ही हो। लॉ कैसे बनता है, एक्सपेरिमेंट से बनता है। और लॉ को सिर्फ हम लोग क्या करते सकते, सेटिस्फाई कर सकते। लॉ को कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो ये सब बात ध्यान में रखना। अभी जो हम लोग लॉ समझेंगे, उस लॉ में जो चीज़ सीखेंगे उसी चीज़ को हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें सेटिस्फाई करेंगे। आप ये बात समझो कि लॉ को अप्लाई करना सीख जाओ, हर न्यूमेरिकल बनेगा। समझ आ रहा है ना। तो आप पर जो लॉ कहा है उसी चीज़ को आप सेटिस्फाई करोगे हर न्यूमेरिकल में, तब आपको न्यूमेरिकल इजी से बनता है। तो कूलॉम्स लॉ, COULOMBS, कूलॉम्स लॉ। देखो लॉ है, समझ आ रहा है ना। ये क्या है, लॉ है। तो लॉ मीन्स होता ही क्या है, लॉ मीन्स मतलब जो जिसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे। पर ये किसके लिए है, दो चार्ज के लिए, दो या फिर मान लो 2000 चार्ज जितना। ऐसे समझो कि ये चार्ज पार्टिकल के लिए ये लॉ, कूलॉम साहब ने ये लॉ किसके लिए दिया था, चार्ज पार्टिकल के लिए। समझ आ रहा है ना। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। कूलॉम्स लॉ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलॉम्स लॉ फॉर चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ही बीच लगने वाले फोर्स को ये लॉ हमें बताएगा। तो देखो पहले हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटली फैक्ट जानते हैं। समझना क्या है इसका एक्सपेरिमेंटली फैक्ट। अगर मान लो Q1 एंड Q2 चार्ज कितने दूरी पे, R दूरी पे रखा है, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते, इसको इसके हर ओरिएंटेशन को देखते। उसने क्या किया कि जब दोनों चार्ज को ऐसे रखा था तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब क्या किया, Q1 को ऐसे होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, और Q2 को जब छोड़ा तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये इधर भागता है। अभी ये कैसा है, लाइक चार्ज है, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। अगर मान लो इसको ऐसे होल्ड करके देखा और इसको Q2 को अगर छोड़ दिया तो उसने देखा कि ये ऐसे इधर भागता है। अगर Q2 को पकड़ के रखा और Q1 को छोड़ दिया तो वो भी देखा इधर भागता है। अब मैं जो बोल रहा इधर भागता है और इधर भागता है, इसका मतलब क्या हो समझना। अगर मान लो मार्कर यहाँ रखा है, समझ आ रहा, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाता है, जब हमने छोड़ दिया तो ये नीचे क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया। नीचे इसलिए गया क्योंकि इस पे नीचे क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ रहा है ना। तो आप लोग ये जानते हो, अगर कोई दो चीज़ रेस्ट में रखा है, पहले हमने रेस्ट में ही रखा था उसको, तो अगर कोई चीज़ रेस्ट, दो चीज़ रेस्ट में रखा है या फिर एक ही चीज़ रेस्ट में रखा है, तो अगर उसको चलाना है तो उस पर हमें कम से कम फोर्स लगाना ही होगा, रिक्वायरमेंट फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको ऐसे पकड़ के रखा और इसको छोड़ देती है, इधर भागना चालू कर दी, इसको पकड़ के रखा, इसको छोड़ देती है, इधर भागना चालू कर दी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पिच फोर्स लग रहा था। और जो मैं बोल रहा इधर भागा ये, तो इसका मतलब उस फोर्स का डायरेक्शन इधर था। जब
इसको छोड़ा तो ये इधर भागा, तो इसका मतलब इसका मतलब इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर था। समझ आ रहा है ना। पर इसको लिखने का एक तरीका है, अगर यहाँ मैं बोलूँ तो Q1 F1 2 और यहाँ F21 लिखा गया है इसको, मतलब इस पे लगने वाले फोर्स को इस तरह से लिखा गया और इस पे लगने वाले फोर्स को इस तरह से लिखा गया। पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी एक समझना, पर दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट देखा गया एक्सपेरिमेंटली। तो बेसिकली इसको रीड करने का तरीका क्या है समझना, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसको क्या रीड करोगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। समझ आ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये तो अब सिर्फ डायरेक्शन के बारे में हमने बात की। तो एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया कि जब इसको पकड़ता है तो इस पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा ना इस डायरेक्शन में, तो जब इसको पकड़ के होल्ड करके देखा तो इस पर भी उतना ही फोर्स लगा, कितना, 10 न्यूटन ही। इसका मतलब क्या है, दोनों पे लगने वाले फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो F12 माइनस F21, और मोड में दोनों बराबर बट डायरेक्शन अपोजिट। तो देखो एक स्टेटमेंट यहाँ बनता है, मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन बोथ चार्ज along टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, समझ में आ रहा है ना, एंड अपोजिट टू ईच अदर। मैं ये बोल रहा हूँ अगर इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो इन दोनों Q1 Q2 को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन की दिशा में ही होगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, एंड मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम। पर दोनों पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो ये जो इतना ही बात है, इसमें से क्या क्या निकल का है, एक चीज़ और समझ जाओ। अगर मान लो ये अपोजिट नेचर का, अगर Q1 ये है Q2 ये प्लस और ये माइनस है, तो इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा समझना। आर दूरी पर अभी भी रखा, कुछ असर नहीं पड़ता है, सिर्फ जो डायरेक्शन इधर था वो क्या होगा, इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स और यहाँ रिपल्सिव, ये बात ध्यान में रखना। अगर मतलब लाइक चार्ज हो तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, और अनलाइक चार्ज हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। इतना ही अंतर है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। इसको भी आप कैसे लिखोगे, F21 रीड वैसे सेम करोगे, और इसको भी F21 रीड वैसे सेम करोगे, कोई अंतर नहीं है। दो यहाँ भी F21 और F12 और F21 का डायरेक्शन अपोजिट होगा, किधर होगा, मतलब दोनों चार्ज को लगने वाले जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन की दिशा में होगा, और दोनों मतलब लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो इन सब चीज़ों से कुछ बातें निकल के आता है, उस चीज़ को हम लोग इधर लिखते हैं। बेसिकली ये जो बेसिकली इस चीज़ को मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, यहाँ जो F1 मैं इधर लिख देता हूँ, हियर F21 एंड F12 आर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब यहाँ ये F12 जो भी आपको वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ आ रहा है ना, हम लोग सिंपली इसको फोर्स भी लिखेंगे। दूसरा लाइन समझना, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है मैं पिछले क्लास आपको समझा दिया हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक EF मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव नेचर। मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल आ भी चुका है, बोर्ड के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है जो बात मैं अभी लिख रहा। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल भी फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है समझना, अगर किसी दो बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन उन दोनों बॉडी को
जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो तो वैसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ भी आपको देखो ये इन दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन की दिशा में ही लग रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इज अ CENTRAL सेंट्रल फोर्स। समझ आ रहा है ना। अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ भी आप लोग जानते हो। न्यूटन थर्ड लॉ का कंडीशन देखो यहाँ भी फुलफिल करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ जो है मैं उसको यहाँ बोलता भी है और समझाता भी। देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ये है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, वो भी है। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगना चाहिए, वो भी है। ये Q1 चार्ज Q2 पे लग रहा है। दोनों का नेचर सेम, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सी फोर्स है, नेचर ही सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, F12 और F21 शुड बी अवेम क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो इसका मतलब क्या होगा, F12 एंड F21 एग्जिस्ट इन पेयर। ये फोर्स के किस मतलब हमेशा क्या करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से आपको बहुत काम आएगा, वो समझ लेना। देखो क्या है वो, मान लो कि दो चार्ज है, ये और ये Q1 और ये Q2। समझ आ रहा नहीं, इस पर लगने वाला फोर्स 1-2 है, ये क्योंकि ये Q1 है और ये Q2 है, तो इस पर लगने वाला फोर्स का हम लोग Q21 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये दो ही चार्ज है ना, अगर मान लो तीसरा आ जाए तो इन दोनों फोर्स पे क्या असर पड़ेगा वो बात समझना। तो मान लो कि तीसरा Q3 चार्ज यहाँ आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप ऐसे लाइन ज्वाइन करो, जिधर इस पर भी फोर्स लगेगा, इसको लाइन ज्वाइन करो, इसको इधर लगेगा। इसको अगर आप लिखोगे तो इधर कितना लिखोगे, F32 और इधर क्या लिखोगे, F31। इसके कारण इस पे भी लगेगा फोर्स, कितना लिखोगे, F13 और इसके कारण इस पे भी लिखोगे, कितना लिखोगे, F23, ये Q2 पे। समझ आ रहा है ना। देखो यहाँ बात क्या बनता है समझ दो, जब दो ही चार्ज था Q1 एंड Q2, तो इस पे ये चार्ज इस पे इधर इतना फोर्स कितना F12 लगा रहा था, और Q1 इस पे कितना लगा था, F21। ये सब कोई फोर्स नहीं था। तो जब तीसरे चार्ज आ गया तो इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा वो बात समझना। देखो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट या एब्सेंट ऑफ अदर चार्ज। देखो F1 ये जो तीसरा चार्ज Q3 आया वो मतलब Q1 चार्ज पार्टिकल लगने वाले F12 फोर्स पे कोई असर नहीं करेगा। मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो जो पार्टिकुलर वो फोर्स लग रहा था, मतलब F12 जो फोर्स Q2 चार्ज के कारण लग रहा था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ नेट फोर्स चेंज हो जाए, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट निकालोगे तो वेक्टोरियल सम हम लोग वो अलग बात है। पर ये जो Q1 चार्ज Q2 पे F12 लग रहा है उस पर कोई असर नहीं करेगा। Q2 चार्ज पे F21 जो लग रहा है उस पर भी कोई असर नहीं करेगा। मतलब अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाए, कहने का मतलब ये है कि इन तीसरा चार्ज से इस फोर्स को कोई मतलब नहीं है। हाँ अलग बात है कि ये तीसरे चार्ज आने के कारण इस पे भी F23 फोर्स लगा और F13 फोर्स लगा, तो इस पे नेट मतलब Q1 चार्ज पे नेट फोर्स का मान अलग होगा, वो अलग बात है। Q2 चार्ज पे नेट फोर्स का मान अलग होगा, इन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, स्टेटमेंट ये है कि फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट या एब्सेंट ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, या तीसरा कोई या चौथा कोई भी हो। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटली फैक्ट था किसका, कूलम्ब्स लॉ का। समझ आ रहा है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे जो कूलम्ब्स लॉ का जो मेन चीज़ है उसने जो दिया था,
मतलब उसकी कितनी, मतलब ये जो हम लोग लिखे हैं मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कितना, क्वेश्चन आता है ना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम पर कितना, वो चीज़ हम लोग अब आगे सीखेंगे निकालना कि ये F1 F2 की वैल्यू क्या। अभी हम लोग क्या सीखे, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लगेगा किधर, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, समझ आ रहा है ना। उसके बाद आप लोग ये भी सीखे कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ये सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये सब छोटी छोटी बातें आप समझो। अब जो हम लोग आगे सीखेंगे वो सीखेंगे कि ये कितना फोर्स लगाता है एक दूसरे पे, और वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे या डिस्टेंस पे या फिर दोनों पे, वो बात हम लोग आगे समझेंगे।